भी प्राप्त कर रहा था। अगले कुछ महीनों में सितंबर 1982 से अप्रैल 1983 के बीच 14 और युवा महिलाओं के गायब होने के मामले दर्ज किए गए। इनमें से अधिकांश पीड़ित 15 से 23 वर्ष की उम्र की सेक्स वर्कर थीं, जो उसी इलाके में काम करती थीं जहां ग्रीन रिवर हत्यारा सक्रिय था। इससे जांच का दायरा व्यापक हो गया और उसके भयावह कृत्यों की सीमा का खुलासा हुआ। टास्क फोर्स लगातार बढ़ते मामलों और पीड़ितों की प्रोफाइल में उल्लेखनीय समानताओं से चकित थी। हालांकि इन युवा महिलाओं के शव नहीं मिले थे, लेकिन स्थिति इतनी असामान्य थी कि यह संभावना नहीं लग रही थी कि वे जिस हत्यारे का पीछा कर रहे थे उसके अलावा कोई और संदिग्ध हो सकता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण घटना 30 अप्रैल 1983 को घटी, जब मैरी माल्वर के बॉयफ्रेंड ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने मैरी को एक काले पिकअप ट्रक में एक ग्राहक के साथ बात करते हुए देखा था। अपनी गर्लफ्रेंड की सुरक्षा को लेकर चिंतित उसने स्थिति पर नजर रखने के लिए ट्रक का पीछा करने का फैसला किया। उसने देखा कि मैरी और उस आदमी के बीच बहस होने लगी और उसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, पर दुर्भाग्य से वह वाहन का पीछा नहीं कर सका और उसके बाद से मैरी के बारे में कभी कुछ नहीं सुना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बॉयफ्रेंड फिर से पुलिस विभाग में वापस गया और रिपोर्ट की कि जब वह सेटल में अपने परिवार के साथ ड्राइव कर रहा था तो उन्होंने उस ट्रक को फिर से देखा। उन्होंने वाहन का पीछा किया और उसे एक घर तक पहुंचाया। उसने पते को नोट किया और पुलिस को दे दिया। जब एक अधिकारी उस स्थान पर पहुंचा तो उसने पाया कि वह घर गैरी लियोन रिजवे का है, जिसे वह पहले से जानता था। गैरी ने मैरी माल्वर को कभी देखने से इनकार किया और जोर देकर कहा कि उसका वेश्यावृत्ति से कोई लेना देना नहीं है। उसके दोस्ताना व्यवहार और अधिकारी के साथ पहले से परिचय होने के कारण गैरी को पूछताछ के लिए नहीं लाया गया। आने वाले हफ्तों में इस क्षेत्र में सेक्स वर्कर्स के गायब होने का सिलसिला जारी रहा, जिससे तनाव और बढ़ गया और इन मामलों का रहस्य और गहरा हो गया। टास्क फोर्स द्वारा जुटाए गए ठोस सुराग से कोई फायदा नहीं हो रहा था और पुलिस हॉटलाइन पर बेवजह के कॉल्स की संख्या बढ़ गई थी। इसी दौरान रॉबर्ट कैप्पल ने मामले की जानकारी को व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया और जांच की प्रगति की एक रिपोर्ट तैयार की और इसे किंग काउंटी के शेरिफ को प्रस्तुत किया, जो मामले की अव्यवस्था को देखकर हैरान रह गए। रिपोर्ट में रॉबर्ट ने बताया कि महत्वपूर्ण साक्ष्य, फाइलें और संभावित महत्वपूर्ण गवाहियों को दूसरे मामलों के सबूतों के साथ मिला दिया गया था, जिससे जानकारी का सही से उपयोग करने में परेशानी हो रही थी। अपने दस्तावेज में रॉबर्ट ने जोर देकर कहा कि जांच का पूरी तरह से पुनर्गठन आवश्यक है, यह तर्क देते हुए कि हत्यारे की पहचान करने और उसे पकड़ने में टास्क फोर्स की सफलता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि कई लापता व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्टों की तुलना उनके शवों की रिपोर्टों से व्यवस्थित रूप से की जाए, जिससे वह स्पष्ट रूप से पीड़ितों के बीच एक संबंध बना सकें और जांच करने में आसानी हो। रॉबर्ट ने अनुमान लगाया कि इस पुनर्गठन के लिए लगभग $2 मिलियन के तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता होगी, जो कि शेरिफ के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, खासकर जब पहले से ही चल रहे ऑपरेशन पर लगभग इतनी ही रकम खर्च की जा रही थी। फिर भी शेरिफ ने स्वीकार किया कि हत्यारे को पकड़ने के लिए यह पुनर्गठन आवश्यक था, क्योंकि हजारों सुरागों के बीच महत्वपूर्ण जानकारी खो जाने का डर था। हालांकि इस पुनर्गठन की मंजूरी मिलने में समय लगेगा और इस बीच जांचकर्ता केवल यही उम्मीद कर सकते थे कि हत्यारा कोई गलती करे जिससे उसे पकड़ने का कोई मौका मिल सके। 8 मई 1983 को मामले ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। मैपल वैली में मशरूम की खोज कर रहे एक परिवार को 21 वर्षीय कैरोल एन क्रिस्टेंसन का शव मिला। इस खोज का टास्क फोर्स पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब जांचकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पीड़िता के सिर को एक भूरे कागज के बैग से ढका हुआ था। पीड़िता की गर्दन पर एक मछली रखी गई थी और दूसरी मछली उसके बाएं स्तन पर पाई गई थी। इसके अतिरिक्त उसकी टांगों के बीच एक बोतल रखी गई थी और उसके हाथ उसके पेट पर क्रॉस किए हुए थे, जिसमें उसके बाएं हाथ पर पिसा हुआ मांस रखा हुआ था। बाद में पोस्टमार्टम से पता चला कि मौत का कारण रस्सी से गला घोंटना था।
आगे के विश्लेषण से संकेत मिला कि किसी समय पर शव का पानी से संपर्क हुआ था, जिससे टास्क फोर्स को संदेह हुआ कि वे ग्रीन रिवर हत्यारे से निपट रहे थे। आने वाले महीनों में 9 सेक्स वर्कर्स के गायब होने की रिपोर्ट मिली। जब उनके शव मिले तो वह हत्यारे के सामान्य पैटर्न से मेल नहीं खा रहे थे, जिस तरह वह अपने पीड़ितों को निपटाता था। इसी बीच सर्दियों के दौरान 1983 में 17 वर्षीय शोंडा समर्स का शव लापता होने के कई महीनों बाद मिला। उसे पीड़ितों की बढ़ती सूची में जोड़ा गया, जबकि कई अन्य लापता या अज्ञात बने रहे। उस वर्ष सितंबर और अक्टूबर के अंत के बीच 9 और महिलाएं लापता हो गईं। उनमें से 7 के शव मिले और हत्यारे से जुड़े हुए पाए गए, जिनमें से कई सी टैक एयरपोर्ट के दक्षिण में पाए गए, एक ऐसा स्थान जिसे अपराधी ने अपने व्यक्तिगत डंपिंग ग्राउंड के रूप में पसंद किया हुआ प्रतीत होता था। इसने इलाके में एक बड़े अभियान की शुरुआत की, जिसमें खोज में मदद के लिए एक टीम शामिल थी। इस अभियान के परिणाम स्वरूप मलबे से ढका हुआ एक मानव कंकाल मिला, जिसे बाद में 22 वर्षीय केली वेयर के रूप में पहचाना गया, जो उस वर्ष जुलाई से लापता थी। नवंबर 1983 की शुरुआत में हवाई अड्डे के दक्षिण में खोज की गई, जिससे मैरी मीहन, जिसके पेट में बच्चा था, के अवशेषों की खोज हुई। एक 18 वर्षीय लड़की जो 1982 से लापता थी, और ऐसा लगता था कि वह हत्यारे की पहली शिकार थी जिसे दफनाया हुआ पाया गया। इस विशेष अपराध ने जांचकर्ताओं को शरीर के साथ मिली विभिन्न वस्तुओं के कारण बहुत प्रभावित किया। पीड़िता की खोपड़ी से रेशे और हड्डियों वाली एक त्वचा का टुकड़ा पाया गया। इसके अतिरिक्त फॉरेंसिक टीम ने 2 पीली पेंसिलें बरामद कीं, जिन्हें आधे में काटा गया था, और एक पारदर्शी प्लास्टिक की ट्यूब भी मिली थी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण सबूत मैरी के प्राइवेट पार्ट्स में पाया गया बालों का एक बड़ा गुच्छा था। अगले महीने वॉशिंगटन के ऑबर्न इलाके में 16 वर्षीय किमिकाई पिट्सो की खोपड़ी की खोज के साथ एक महत्वपूर्ण घटना घटी। सिएटल की निवासी किमिकाई उस वर्ष अप्रैल से लापता थी और उसे पीड़ितों की बढ़ती सूची में जोड़ा गया। इससे संकेत मिलता है कि हत्यारा अभी भी सक्रिय था, लेकिन उसने अपने पीड़ितों को दफनाने की जगह बदलना शुरू कर दिया था, जिससे मामले पर नियुक्त जांचकर्ताओं की संख्या और बढ़ गई। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रीन रिवर हत्यारे के मामले में पीड़ितों की आधिकारिक सूची गोपनीय मानी जाती है। 1983 के अंतिम महीनों में, विशेष रूप से सितंबर और दिसंबर के बीच, सिएटल के विभिन्न जगहों पर लगभग 18 शव पाए गए, जो सभी हत्यारे की विशिष्ट पहचान दिखाते थे। अज्ञात कारणों से इन मामलों में से कई को आधिकारिक सूची में शामिल नहीं किया गया। जांच के इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान, जिसने हत्यारे को संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे घातक में से एक के रूप में स्थापित किया, एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन हुआ। कप्तान फ्रैंक एडमसन ने कमान संभाली और अपराधी को पकड़ने के प्रयासों को एकजुट करने और तेज करने के लिए टास्क फोर्स के मुख्यालय को सी टैक हवाई अड्डे के पास बुरियन काउंटी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। जांचकर्ता रॉबर्ट कैप्पल ने टीम के पुनर्गठन का लाभ उठाते हुए जांचकर्ताओं के बीच जांच कार्यों को पुनर्वितरित किया, ताकि कई लोग एक ही जांच की दिशा पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इस नए ढांचे के तहत फ्रैंक ने 3 जांचकर्ताओं को उन सुरागों की निगरानी के लिए नियुक्त किया जो हत्यारे की कार्यप्रणाली से मेल खाते थे, जबकि अन्य 22 अधिकारियों को उन क्षेत्रों की निगरानी का कार्य सौंपा गया जहां शव पाए गए थे, और किसी भी संदिग्ध गतिविधि के लिए सतर्क रहने के लिए कहा गया। रॉबर्ट ने टीमों को उन संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश भी दिया जिनका पीड़ितों के साथ सीधा संबंध था। इसमें संदिग्धों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया, ए, बी और सी। श्रेणी ए में वे लोग थे जिन्हें हत्याएं करने की सबसे अधिक संभावना माना गया, जबकि श्रेणी बी और सी में वे लोग थे जिन्हें कम संभावना थी और उन्हें धीरे धीरे उनके पीड़ितों के साथ संबंध के स्तर के आधार पर जांच से बाहर कर दिया गया। इस नई रणनीति से जांच की प्रगति को बदलने की उम्मीद थी। हालांकि 14 फरवरी 1984 को सिएटल से लगभग 60 किलोमीटर दूर इंटरस्टेट पर 22 वर्षीय डेलिस प्लेगर के अवशेष पाए गए, जो पिछले अक्टूबर से लापता थी। इसके बाद के 2 महीनों में 9 और शव मिले जो डंपिंग साइटों में एक नए पैटर्न का खुलासा करते हैं, जो अक्सर गार्बेज डिस्पोजल एरिया के पास होते थे। इस डंपिंग स्थानों के बदलाव पर FBI एजेंट जॉन डगलस ने सुझाव दिया कि हत्यारा अपने पीड़ितों को कचरे के रूप में देख सकता है।
जबकि इस बदलाव ने खोज क्षेत्र को और भी अनप्रेडिक्टेबल बना दिया। जबकि पीड़ितों का मूल स्थान ज्यादातर सिएटल के डाउनटाउन या कभी-कभी वॉशिंगटन स्टेट रूट के साथ ही केंद्रित रहा। जब जांचकर्ताओं ने सभी डंप साइटों को मैप किया तो एक बड़ा त्रिकोणीय पैटर्न बना, जिससे यह सिद्धांत सामने आया कि हत्यारा शायद इस ट्रायंगल के बीच कहीं रहता है। हालांकि इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया। टास्क फोर्स ने कुछ महत्वपूर्ण सुराग जुटाए थे, जैसे कि हाल के घटना स्थलों पर हत्यारे द्वारा छोड़े गए जूतों के निशान। विभिन्न जांच मार्गों को आजमाने के बावजूद ग्रीन रिवर हत्यारे का भय और रहस्य बढ़ता ही गया, जिससे यह एक पौराणिक स्थिति में बदल गया। दिलचस्प बात यह है कि एक पुलिस स्वयंसेवक बारबरा कुबिक पैटर्न ने दावा किया कि उसने इंटरस्टेट के पास एक डंप साइट के बारे में एक सपना देखा था, जो कि पुलिस द्वारा जांची नहीं गई थी और पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, पर जांचकर्ताओं ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके जवाब में बारबरा ने खुद उस जगह की जांच करने का निर्णय लिया और अंततः एक शव की खोज की। इस खोज से काफी भ्रम पैदा हुआ, क्योंकि पुलिस वहीं पास के क्षेत्र की निगरानी कर रही थी। नतीजतन पुलिस ने बारबरा को जांच में बाधा डालने के लिए गिरफ्तार कर लिया। उसकी खोज से उत्पन्न भ्रम खुद खोज से भी अधिक था, जिसने टास्क फोर्स को उस स्थल पर और अधिक विस्तृत जांच करने के लिए प्रेरित किया। वहां उन्होंने अमीना अगिशेव का शव पाया, जो 36 वर्षीय एक वेट्रेस थी और जिसे आखिरी बार जुलाई 1982 में सिएटल के एक रेस्टोरेंट में काम से घर लौटते हुए देखा गया था। उसकी प्रोफाइल में उम्र और पेशे जैसे कुछ अंतर होने के बावजूद अमीना को अपराधी की संभावित पीड़िता माना गया। अगले महीने पियर्स काउंटी के 2 बच्चों ने जोविटा रोड पर कंकालों का एक सेट खोज निकाला। इस खोज ने तुरंत टास्क फोर्स का ध्यान आकर्षित किया, जिसने बाद में अवशेषों की पहचान 15 वर्षीय कोलिन ब्रॉकमैन के रूप में की, जो दिसंबर 1982 के अंत से लापता थी। आने वाले महीनों में कोई नया शव नहीं मिला, लेकिन टास्क फोर्स ने अपनी जांच जारी रखी। उसी वर्ष अगस्त में सैन फ्रांसिस्को के 2 कैदियों ने कुछ हत्याओं की जिम्मेदारी ली, लेकिन जांच के बाद उनके बयान गलत साबित हुए। थोड़े समय बाद रॉबर्ट कैप्पल को टेड बंडी से एक पत्र मिला, जिसमें ग्रीन रिवर हत्यारे को खोजने में मदद की पेशकश की गई थी। कैप्पल ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया और बंडी ने सुझाव दिया कि हत्यारे ने अपनी पीड़िताओं का विश्वास जीत लिया होगा और फिर उनकी हत्या कर दी। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि उन्हें अंतिम डंप साइट पर और शवों की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि संभावना थी कि अपराधी ने उस स्थान का कई बार उपयोग किया हो। हालांकि बंडी के सुझावों से हत्यारे की पहचान नहीं हुई, लेकिन उन्होंने व्यक्ति के हिंसक व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उस समय टास्क फोर्स को नहीं पता था कि अपराधी कौन था, लेकिन वे पहले से ही उसकी विकृत और जटिल व्यक्तित्व की स्पष्ट समझ प्राप्त कर चुके थे। इसके अलावा उन्होंने पहले ही हत्यारे को 30 से अधिक हत्याओं के मामलों से जोड़ा था और यह संख्या आगे बढ़ती ही जा रही थी।